जुलेखा पुकार रही है। राम वृक्ष, बेनीपुरी। 2 दिन तक रांची की ठंडी हवा से दिमाग मुअत्तर करने के बाद सोचा क्यों न घर लौटने से पहले ज़रा उस जगह को भी देख लूं जहां हिंदुस्तान भर के बद दिमागों की बस्ती बसाई गई है। मेरा मतलब कांके से था। फिर क्या था, अपना बोरिया बांधना संभाल वहां जा पहुंचा। जब पागल खाना देखने के लिए टिकट पाने की दौड़ धूप में था, तब पता चला कि मेरा पुराना क्लास फ्रेंड हसीब ही उस पागल खाने का इन दिनों डिप्टी सुपरिटेंडेंट है। हसीब उसी पुराने प्रेम से मिला। हाथ मिलाने से ही उसे तसल्ली नहीं हुई। वो मुझसे भरपूर लिपट गया। खादी के धूमिल कुर्ते से दपादप सूट का गाढ़ा लिंगन देखने लायक था। हसीब ने बड़े प्रेम और चाव से मुझे पागल खाना दिखलाया, फिर अपने बंगले में ही ठहराया। जब हम खाना खा रहे थे, मैंने कहा, हसीब, तुमने ये क्या नौकरी पसंद की? ये तो सुना था कि तुमने डॉक्टरी लाइन पकड़ी है, लेकिन ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम्हारा तूफान मेल यहाँ आ लगेगा। ये कहते समय निसंदेह मेरे दिमाग में पागल खाने के दयनीय और विभत्स दृश्यों का बोझ था, किंतु हसीब ने अपने हंसमुख चेहरे से मानो मेरे इस बोझ को हल्का करने के लिए ही दिल्लगी के स्वर में कहा, और मैंने भी ये नहीं सोचा था कि तुम वकील बनने की साध लिए एक दिन कौम के फ़कीर बन जाओगे। अरे यार, ये दुनिया है, यहाँ आदमी सोचता कुछ और है और हो कुछ और जाता है। खाने पीने के बाद कुछ इधर उधर की गपशप चली। हम दोनों यार बहुत दिनों पर मिले थे, बहुत सी बातें करनी थी। हसीब खोद खोद कर पूछता भी था, लेकिन मेरा दिमाग तो जैसे पागलों की बस्ती में था। उफ, आदमी क्या से क्या हो जाता है। मैं ये सोचता और मुंह से उसके सवालों का हाँ ना जवाब दिए जाता। आखिर मैंने उसका ध्यान भी इस ओर केंद्रित किया। 1-2 बार तो उसने बातों को टालने की कोशिश की, किंतु मेरी अजहद दिलचस्पी देखकर वो इस ओर रुजू हुआ और बोला, मेरे दोस्त, पागलों से दिलचस्पी तो सब लोग रखते हैं, लेकिन भीतर तह तक जाने की कोशिश कौन करता है? उन्हें तरह तरह के स्वांग भरते, तरह तरह की भाव भंगिमाएं बनाते, तरह तरह की अजीबो गरीब हरकतें करते देखकर लोग हंसते हैं, मन बहलाते हैं, 2 घड़ी की दिलवस्तगी कर लेते हैं और इस दिलवस्तगी और मन बहलाव के लिए कुछ खर्च करने को भी तैयार हो जाते हैं। सिर्फ तुम ही नहीं आए, बहुत से लोग यहाँ हमेशा आते हैं। ये पागल खाना क्या हुआ, चिड़ियाघर हो गया। अलीपुर न देखा, कांके देखा। ये आदमी नहीं, चिड़ियाघर के चित्र विचित्र जानवर हैं। देखो, हंसो, वो बंदर है, ज़रा छेड़ दो, वो शेर है, ज़रा दूर ही रहो। इन दर्शकों की यही मनःस्थिति इन पागलों के बारे में भी होती है। भयानक पागलों को अलग अलग तरह से देखा जाता है और सुधुओं से 1-2 दिल्लगी कर दी जाती है। मन भर हंस लिए और चल दिए। खैर, अच्छा ही है, क्योंकि अगर तह तक जाया जाए तो हंसने के बदले इन पर रोना पड़े, आंसुओं से मुंह धोना पड़े, क्योंकि आज तुम जिन्हें जानवर देख रहे हो, कभी वो तुम्हारी तरह इंसान थे। दया, ममता, खुशी, गम वाले इंसान। जिन्हें आज तुम यहाँ ढूह की शक्ल में देख रहे हो, वे कभी सुंदर इमारतें थीं। हाँ, सुंदर और मोहक। लेकिन अचानक ऐसे धक्के लगे कि ये अपने तो गिर ही गईं, कितनों को ये खुद तो गिर ही गईं और कितनों को मलबे के नीचे ले बैठीं। कितने अरमानों और उम्मीदों को। दोस्त, पागलपन, ये ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी। हम दोनों टेबल के दोनों ओर कुर्सियों पर आमने सामने बैठे थे। मैंने देखा हसीब का चेहरा ये कहते कहते लाल हो उठा है और उसकी आंखों में शायद नमी भी थी, जिसे उसका चश्मा छुपाए हुए था। बात यूं थी कि गो इस लाइन में वो नौकरी की गरज से ही आया था, लेकिन उसका जज्बाती दिल धीरे धीरे पागलों की जिंदगी में रस लेने लगा। पागल खाना उसके लिए अब सिर्फ रोटी का जरिया नहीं रह गया था, बल्कि अब वो उसकी लेबोरेटरी हो चला था, जहां वो नए नए प्रयोग करता और नए नए अनुभव प्राप्त करता। वो सिर्फ पागलों का डॉक्टर नहीं था, उनका हमदर्द हो चला था। मैं देख रहा था कि जब वो बोल रहा था, उसकी ज़बान ही नहीं हिल रही थी, उसके दिल के तार भी झंझना रहे थे। थोड़ी देर रुककर, मानो मेरे मनोभावों को पढ़ने की चेष्टा करता हुआ, वो फिर बोला, और पागलपन कोई शख्सी बीमारी नहीं है दोस्त, ये तो एक सामाजिक रोग है।
सिवा चंद खानदानी पागलों के आदमी बजात खुद पागल नहीं होता, बल्कि पागल बना दिया जाता है। आज शाम को तुमने किसी भले मानस को भला चंगा देखा। वो प्यारा पति, भला बाप, नेक बेटा और सच्चा दोस्त था, एक हंसता खेलता बिल्कुल नेचुरल इंसान। लेकिन रात ही में कुछ ऐसी घटना घटी कि रातों रात उसका चेहरा ही बदल गया। वो अजीब ढंग से बोलने लगा, अजीब ढंग से चलने लगा और अजीब हरकतें करने लगा। दुनिया चिल्ला उठी। वो पागल हो गया। उसे बांधा गया, बहुत बार पीटा भी गया, फिर रो धोकर उसकी दवा दारू कराई गई और जब कुछ न बन पड़ा तो कांके के इस काजी हाउस में उसे डालकर निश्चिंत हो गया। किंतु कोई भला आदमी इस पर कुछ सोचने की तकलीफ गवारा नहीं करता कि आखिर उसकी ये दुर्गति क्यों हुई, किसने की। आग लगाकर पानी के लिए दौड़ना इसी को कहते हैं। इसके बाद उसने कई मिसालें पेश की। सुन सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते। उसने पूरे 3 दिनों तक मुझे वहां रोके रखा। कई पागलों को उनके इतिहास के साथ उसने मुझे दिखाया। किन सिद्धांतों पर उनकी चिकित्सा होती है, कैसे उन्हें अच्छा किया जाता है, ये सब ब्यौरे के साथ उसने बताया। अंत में जिस दिन मैं वहां से जाने की तैयारी कर रहा था, उसने जो एक कहानी सुनाई, क्या मैं जिंदगी भर उसे भूल सकूंगा। शाम का वक्त था। हसीब अपने बंगले में बैठा हुआ कुछ दोस्तों में गपशप कर रहा था। उसी समय उसके चपरासी ने एक मुलाकाती कार्ड उसके सामने रखा। उस पर एक डिप्टी कलेक्टर साहब का नाम था। वो मुसलमान थे। डिप्टी साहब को हसीब ने बुलाया। अधवयस्क आदमी, चेहरा सूखा और भर्राया। किस काम से तशरीफ़ लाए पूछे जाने पर उनकी आंखों से झरझर आंसू झरने लगे। बड़ी मुश्किल से कह पाए कि उनका लड़का पटना कॉलेज का शानदार ग्रेजुएट अचानक पागल हो गया है। बहुत दवाएं दी, अच्छा नहीं हुआ। आखिर उसे वो यहाँ ले आए हैं। उन्होंने सुना था हसीब यहाँ का डिप्टी सुपरिटेंडेंट है। उन्हें थोड़ा धीरज हुआ कि हम मजहब होने की वजह से इस मुसीबत ज़दे पर उसका ज़्यादा ख्याल होगा। इसी उम्मीद में उसके पास ले आए। हसीब ने उनसे बीमारी का ब्यौरा पूछा। उन्होंने बताया वो कोई भयानक या गंदी हरकत नहीं करता, न गालियाँ बकता है, न चीखता चिल्लाता है। यूँ बड़ा भोला भाला सा है, लेकिन अचानक चौंक उठता है और इधर उधर कोई चीज़ खोजता है। अगर कोई चीज़ मिली तो उसे लेकर, और नहीं तो हाथों से वो ज़मीन खोदने लगता है। ज़मीन खोदता है और रह रहकर ज़मीन से कान लगाकर सुनने की कोशिश करता है। फिर खोदता है और यदि ज़बरदस्ती पकड़ न लिया जाए तो तब तक खोदता रहता है जब तक बेहोश न हो जाए। उसकी उंगलियां घिस गई है। उन्हें खोदते खोदते उसने लहूलुहान कर लिया है। वो खोद खाद वो कब शुरू करेगा कोई ठिकाना नहीं। लोगों के पूछने पर कि क्या कर रहे हो, होठों ही होठों में कुछ बुदबुदाता है जो किसी को समझ नहीं आता। उस समय उन्हें धीरज देकर कल रोगी को लाने को कहकर हसीब ने उनसे फुर्सत ली। दूसरे दिन भोर में ही बेटे को लिए वो डिप्टी साहब पहुंचे। बेटा बिल्कुल नौजवान था, अभी मसें भीग रही थीं। सूखे, उदास, खोए खोए चेहरे से भी खूबसूरती टपकी पड़ती थी। बड़ी बड़ी आंखें जिनमें से प्रतिभा झांकती सी मालूम होती थी। कभी वो बहुत ज़हीन रहा होगा, इसमें शक नहीं। हसीब ने उसका नाम पूछा। एक बार बड़े गौर से उसने हसीब के चेहरे को देखा, फिर अपना नाम बतला दिया। कहाँ तक पढ़ा है, क्या क्या विषय लिए थे, कॉलेज में उसके कौन कौन प्रोफेसर थे, सबका जवाब उसने सही सही दिया। हसीब ने समझा मर्ज ला इलाज नहीं है। उसकी भर्ती पागल खाने में करा दी। बाप को इत्मीनान दिलाया कि वो घबराए नहीं, उनका लड़का ज़रूर अच्छा हो जाएगा। पागलों की चिकित्सा में उनकी कहानी जानना सबसे ज़रूरी है। कुछ बातें तो उसके बाप से दरियाफ्त की, कुछ मरीज से। किस्से के निकट का संबंध रखने वाले अन्य कई व्यक्तियों से भी कुछ बातें पूछी पुछवाईं। बड़ी मुश्किल से एक एक कड़ी जुटाकर जो चीज़ बनी वो यूं थी। डिप्टी साहब का ये इकलौता बेटा है। इसका जन्म तब हुआ था जब डिप्टी साहब पढ़ ही रहे थे। डिप्टी साहब का परिवार साधारण हैसियत के देहाती काश्तकार का था। काश्तकारी अच्छी थी, अच्छे खाते पीते लोग थे। डिप्टी साहब के पड़ोस में ही उनकी ही हैसियत के उनके एक लंगोटिया यार थे। दोनों की बीवियों में खासी दोस्ती गंठ गई थी। डिप्टी साहब के इस बच्चे के जन्म के 4 साल बाद उनके दोस्त के यहाँ लड़की हुई।
दोनों बीवियों ने हंसी हंसी में तय कर लिया कि इन दोनों की शादी होगी। दोनों यारों ने यह खबर सुनकर एक जोर से ठहाके से स्वीकृति दे दी। दिन बीतने लगे। डिप्टी साहब बीए करके सब डिप्टी फिर पूरे डिप्टी बन गए, लेकिन उनका यार देहात का ही काश्तकार बना रहा। दोनों के बच्चे भी बढ़े। जब दोनों बच्चों को होश हुआ, उन्हें खबर लगी कि दोनों का ब्याह पहले से ही तय है। लड़की शुरू से ही शर्म करने लगी और बच्चा बचपन से ही उसे छेड़ने लगा। दोनों की जोड़ी जैसे खुदा ने खुद बनाकर भेजी थी। दोनों से खूबसूरती टपकती रहती। बच्चे का नाम था सलीम, बच्ची का जुलेखा। सलीम लोअर, अपर और मिडिल देहात में ही करके अपने डिप्टी बाप के साथ शहर में रहने लगा। जुलेखा घर पर ही उर्दू लिखना पढ़ना सीखकर सिलाई बुनाई में कलाकारी हासिल करने लगी। सलीम की माँ घर पर ही रहती। तब वो ज़माना न था जब डिप्टी साहब लोग अपनी मेम साहब को साथ रखते। पुराने रीति रिवाज का दौर था। छुट्टियों में डिप्टी साहब आते। उनका ये इकलौता लड़का आता जिसे देखने के लिए उसकी माँ छटपटाई रहती। इस लड़के के बाद उस बेचारी के एक बच्ची हुई जो मर गई। तब से कोई बच्चा नहीं हुआ, सो उसका ध्यान अपने इस बच्चे पर हमेशा टंगा रहता। गांव के नज़दीक मिडिल तक स्कूल था। तब तक उसने अपने इस प्यारे बेटे को आंखों से ओझल नहीं होने दिया, लेकिन अब तो लाचारी थी। लड़के का पढ़ना लिखना ज़रूरी था, सो उसे अलग करना पड़ा। लेकिन छुट्टी होने पर अगर उसके पहुंचने में एक आध दिन देर हो जाती तो वो छटपटाने लगती। छुट्टी में जब सलीम आता, शहर की कुछ दिलचस्प सौगात जुलेखा के लिए ज़रूर लाता। जुलेखा भी उसके लिए रुमाल, तकिए के खोल, टेबल क्लॉथ आदि पर कुछ बेल बूटे काट कर तैयार रखती। जब सलीम फिर पढ़ने चला जाता, उसकी माँ जुलेखा को प्राय अपने ही घर पर रखती और उसे तरह तरह की दस्तकारी और घरेलू कामकाज सिखाती। जुलेखा कभी उसके घर को बसाएगी ही, फिर अभी से उसे तालीम देकर क्यों न योग्य पतोहू और चतुर गृहिणी बनाकर रखे। धीरे धीरे सलीम कॉलेज में गया। मूंछ पर जरा सी काली रेखाएं आने लगी। उसकी माँ सोचने लगी कि अब जल्दी ही शादी कर दी जाए। जुलेखा की माँ भी यही चाहती थी, लेकिन डिप्टी साहब टालते गए। उनका कहना था, कम से कम लड़के को ग्रेजुएट होने दो, शादी हो जाएगी, तयशुदा बात है, जल्दी क्या है। माँ कहती, तुम्हारी शादी भी तो पहले हो चुकी थी जब तुम पढ़ते थे, फिर तुमने बीए किया, फिर डिप्टी हुए, शादी हो जाने दो, मुझे अकेले रहना नहीं सुहाता। डिप्टी साहब हंसकर कहते, पतोहू को घर में तो पहले से ही रख लिया है, अब जाप्तकी की ही तो देर है, घबराहट क्या है। माँ इस झांसे पट्टी में नहीं आती। वो जवाब देती, इसी से तो अभी कहती हूँ जल्दी शादी हो जानी चाहिए। जिसको इतना नज़दीक रखती हूँ उससे ज़रा भी परायापन महसूस करूँ अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन डिप्टी साहब की मर्जी तो सबसे ऊपर थी, बात टलती ही जाती। जुलेखा और सलीम के कानों में भी ये बात पड़ी। जुलेखा शर्म से गड़ी जाती और सलीम दिन में सपने देखता। किंतु कैसी दुख की बात, माँ बेटे की शादी का अरमान लिए ही अचानक चल बसी। गांव में हैजा फैला था। वो भी बीमार पड़ी और जब तक डिप्टी साहब या सलीम पहुंचते वो सांस तोड़ चुकी थी। डिप्टी साहब अब छुट्टियों में घर कम आते, बाद में तो आना छोड़ ही दिया। सलीम चाह कर भी छुट्टियों में न जा पाता। जुलेखा अपने घर में रहती। जब कभी बड़ी छुट्टियों में 2-4 दिन के लिए सलीम इस देहाती गांव में पहुंचता, जुलेखा निहाल हो जाती। कुछ साल यूं ही बीत गए। अब सलीम 20 साल का अच्छा खासा नौजवान था और जुलेखा संस्कृत कवियों की प्यारी षोडशी हो चली थी। सलीम भी ग्रेजुएट हो चला था। अगर उसकी माँ रहती तो कुछ पूछना ही नहीं था, शादी भी हो चुकी होती। लेकिन उसके अभाव में अब डिप्टी साहब से तकाजा कौन करे। बेटी को इस उम्र में देख जुलेखा की माँ को उसकी शादी के लिए चिंतित होना लाजमी था। उन्होंने अपने पति पर जोर डाला। उस बेचारे ने अपने पुराने लंगोटिया यार डिप्टी साहब को लिखना शुरू किया, लेकिन डिप्टी साहब उसे इत्मीनान दिलाते हुए टालते गए। 1 साल यूं ही बीत गया। अब जुलेखा की माँ ने अपने पति को खत किताबत पर न रहकर डिप्टी साहब के पास जाने को लाचार किया। वो महाशय डिप्टी साहब के दरबार में पहुंचे। डिप्टी साहब उस शहरी शान शौकत का क्या कहना, लेकिन उन्होंने अपने लंगोटिया यार की खातिर में कमी नहीं की। पूरे दुनियादार आदमी थे, उनकी खातिर की, बहुत सी फालतू बातें भी की, लेकिन शादी की चर्चा से बचते रहे। और जब यार ने लाचार होकर प्रसंग छेड़ ही दिया
तो फिर जल्दी क्या है, कहकर दूसरी बातों में उन्हें बहला दिया। जब वो घर पहुंचे तो जुलेखा की माँ बहुत बिगड़ी। तुम समझते नहीं, घर में जवान बेटी रखे हुए हो और आप यारबाशी करते फिरते हो। जुलेखा की शादी इस साल होनी ही चाहिए। तुम एक बार फिर जाओ, उनसे साफ कहो ये तो उनकी पतोहू है ही, अब उसे अपने घर ले जाएं। सलीम भी बड़ा हुआ, खुदा उसे सलामत रखे। लेकिन इस बार जब ये बेचारे डिप्टी साहब के यहाँ पहुँचे तो प्रसंग चलाने पर वो किस तरह कन्नी काट गए। अरे यार, तुम तो निरे देहाती भोले हो, बातों को समझते ही नहीं। ये ठीक है कि मैं वादा कर चुका हूँ, बात तय सी थी, लेकिन आजकल के लड़के पढ़ लिख कर क्या माँ बाप के रह जाते हैं, ख़ास कर शादी के मामले में। तुम्हारी लड़की बड़ी खूबसूरत है, बड़ी नेक भी। एक ज़माना था सलीम उसे चाहता भी था, लेकिन आजकल लड़कों की पसंद की बात मत पूछो। मुझे शक है जुलेखा अब सलीम को भा सकेगी या वो उसे अपनी बीवी बनाना चाहेगा। तरह तरह के लोग निस्बत लेकर आ रहे हैं। एक सब जज साहब है, उनकी लड़की एंट्रेंस में पढ़ रही है, दहेज में मोटर देने को तैयार है। उस दिन एक एसपी साहब आए थे, अपनी लड़की का फ़ोटो भी लाए थे। कहते थे मेरे यहाँ शादी होने दीजिए, सलीम को पढ़ने के लिए मैं विलायत भेज देता हूँ। यहाँ के कलेक्टर ने भी एक दिन निस्बत की बात चलाई थी। बताओ यार, इतने पर भी क्या वो तुम्हें अपना ससुर चुनना पसंद करेगा? मुझे अफसोस है, लेकिन दूसरा चारा ही क्या है। अब जाओ और जुलेखा की शादी कहीं दूसरी जगह कर दो। पैसे की दिक्कत हो तो मुझे कहना, मैं तुम्हारी मदद को हमेशा तैयार हूँ। जुलेखा के बाप के सर पर जैसे वज्र टूटा। वहाँ एक क्षण भी ठहरना वो गवारा न कर सके। भागे भागे घर आए, बीवी से बातें सुनाई। बीवी ने एक बार सर पे हाथ मारा और फिर संभल कर बोली, तुम सलीम से नहीं मिले? वो जुलेखा को प्यार करता है। पिछली बार भी जब आया था दोनों कैसे घुले मिले थे। वो शरीफ लड़का है, वो धोखा नहीं दे सकता। लेकिन शौहर ने दीन दुनिया समझाई, ज़माने का रंग ढंग बताया और फिर दोनों नए घर वर की तलाश में लग गए। जहाँ चाह वहाँ राह। आखिर जुलेखा के लिए एक वर ठीक हो गया और शादी का दिन भी तय हो गया। डिप्टी साहब के पास से लौटकर अपने बाप के आने के बाद जुलेखा ने सब सुना था। उसको काटो तो खून नहीं, लेकिन न वो रोई, न चिल्लाई, न चेहरा उदास किया, न आंसू बहाए। मानो शंकर की तरह जहर का घूंट पीकर रह गई। उसकी माँ को आश्चर्य होता था, जुलेखा क्या सचमुच सलीम को प्यार नहीं करती थी? खैर, जब शादी का दिन तय हो गया और उसके बाप ने अपने लंगोटिया यार डिप्टी साहब को शिष्टाचारवश निमंत्रण खत भेजा, तो उस खत के साथ माँ के आग्रह पर जिंदगी में पहली बार उसने एक पंक्ति सलीम को लिख दी, क्या तुम आ सकोगे? एक बार तुम्हें देख लें, फिर न जाने जिंदगी में कभी भेंट हो या नहीं। निमंत्रण का खत पाकर घाघ डिप्टी साहब मुस्कुराए। अब उनकी गोटी लाल थी। अब अपने बेटे की शादी वो मनमानी जगह कर सकेंगे, खूब दहेज वसूल कर पाएंगे, ऊंची रिश्तेदारी होगी और ख़ानदान का रुतबा बढ़ेगा। जब ये बात तय हो ही चुकी तो आखिरी रस्म से क्यों मुंह मोड़े, अच्छी तरह न्योता पूरा जाए। संयोग की बात, गर्मी की छुट्टियों में सलीम भी कॉलेज से फुर्सत पाकर उनके पास, जो एक मुफस्सिल शहर में उन दिनों रहते थे, आ गया था। शादी में सिर्फ 2 दिन रह गए थे। उन्होंने सलीम को न्योते का खत दिखाया और साथ ही जुलेखा का वो खत भी दिया और उससे आग्रह किया, तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए, मानो बेटे पर अपनी उदारता की धौंस जमा रहे हो। इसी सिलसिले में ये भी कहा कि जुलेखा के बाप 2 बार आए थे। उन्होंने उनसे थोड़ा और रुकने को कहा, मगर उनकी लड़की सयानी हो गई थी, कैसे ठहरते बेचारे। खैर, अब सलीम को उस सब जज साहब या उस एसपी साहब की निस्बतों पर विचार करना होगा। एक पुराने रईस की ओर से ज़िले के कलेक्टर साहब ने भी उनसे कहा था। यहाँ तक कि बातें करते करते एसपी साहब के यहाँ से आया फ़ोटो भी उन्होंने सलीम के सामने रख दिया। सलीम कुछ समझ न सका, कुछ बोल भी न सका। डिप्टी साहब उसी शाम को बाज़ार गए और न्योते के लिए चीज़ें खरीद लाए। जुलेखा के लिए एक बढ़िया सी साड़ी, सलूका और चादर लाए और बोले, उसकी माँ से कहना इसी को पहनाकर बेटी को ससुराल भेजे। आह, कहाँ बेचारी मेरे घर आती, कहाँ पराए घर जा रही है। डिप्टी साहब की आंखें भी नम थीं। न्योता लिए जब सलीम गांव पहुंचा, बारात आ चुकी थी। जुलेखा ने दूल्हे को देखा,
एक अच्छा खासा खूबसूरत नौजवान था। उसे थोड़ा संतोष हुआ। फिर जुलेखा के घर पहुंचा। उसके बाप ने उसकी आमद पर खुशी जाहिर की और बताया कि संयोग से जुलेखा को अच्छा घरवर मिल गया है। उसकी माँ की आंखें सलीम को देखते ही डगमगा गई, लेकिन इस खुशी के वक्त आंसू के लिए जगह कहाँ थी। आंखों का पानी आंखों में ही पी गई। उससे खैरियत पूछी, डिप्टी साहब की सेहत दरियाफ्त की। सलीम की बोली सुनते ही जुलेखा घर से निकली। वो पहले ही की तरह हंसकर मिली। उस पर लगन 16 आना सवार थी। वो पूरी दुल्हन मालूम पड़ती थी। खैर तुम आ गए, इतनी उम्मीद तो मैंने की ही थी, उसने सलीम से कहा। जब उसकी माँ जानबूझकर दोनों को एकांत देने के लिए वहाँ से हटी, सलीम क्या बोले उसकी समझ में नहीं आ रहा था। ये सारे दृश्य, सारी बातें उसे भौचक में डाले हुए थी। ये सब उसने महसूस किया कि सलीम में न तो पिछला चुलबुलापन है, न उसके होठों पर हमेशा खेलने वाली वो हंसी है। हाँ, इसके मानी अलग अलग लोगों ने अलग अलग लगाए। रात को हंसी खुशी में शादी हुई। बारात के खाने पीने और महफिल की धमा चौकड़ी में रात गुजर गई। सलीम सब चीज़ों में शिरकत करता रहा, लेकिन सिर्फ कल के पुतले की तरह। भोर हुई, किंतु ये क्या? जुलेखा के घर से एक चीख की आवाज़ निकली। ये उसकी माँ रो रही थी। शाम को गीत और भोर में रुदन। जुलेखा चल बसी थी। उसे क्या हुआ था, क्या बात थी, किसी को समझ में नहीं आया। माँ ने सिर्फ ये बताया कि शादी के बाद बहुत देर तक वो सखियों से गपशप करती रही, लेकिन कोहबर में जाने के लिए सखियां उसकी तैयारियां ही कर रही थी कि उसने बताया कि उसका सिर चक्कर दे रहा है, उसे मतली आ रही है। 2-1 बार उसने कह की, लोगों ने समझा भीड़ भाड़ के चलते ऐसा हुआ होगा। कोहबर की रस्में भी यूं ही पूरी करके उसे निश्चिंत सोने का मौका दिया गया। दूल्हा मियाँ रात भर साली सलहजों से गप्पें करते रहे। माँ घर के कामों में फंसी रही। भोर में ज्यों ही माँ उसे जगाने को गई, पाया, अरे ये तो जुलेखा की ठंडी लाश मात्र है। जुलेखा के घर पर, बारात पर, समूचे गांव पर जैसे मातम छा गया। खैर जो होना था हो चुका। जहाँ से जुलेखा की लाल पालकी निकलती, वहाँ से उसकी काली ताबूत निकली। कब्रगाह में उसे दफनाते वक्त फातिहा पढ़ने को उसके बहुत से बुजुर्ग और अजीज गए। उसका दूल्हा भी गया, लेकिन लोगों को आश्चर्य हुआ, सलीम वहाँ नहीं था। बारात वापस गई, दूल्हा वापस गया, हित कुटुंब सब अपने अपने घर गए। शाम हुई, रात आई। सलीम के घर उसके कुछ बचपन के साथी आ जमे। वे लोग बड़ी देर तक जुलेखा और इस आकस्मिक घटना पर तरह तरह की चर्चा करते रहे। एक ने इसी चर्चा के बीच दबी ज़बान में कहा, सलीम भैया आप फातिहा पढ़ने नहीं गए, अच्छा नहीं किया। उफ, वो बेचारी आपको कितना प्यार करती थी, उसकी रूह कब्र में तड़पती होगी। अनमना सलीम इस बात को यूं टाल गया जैसे इसका कोई महत्व ही नहीं। दूसरी चर्चाओं में भी वो बहुत कम हिस्सा लेता रहा। आज दिन में उसे इस बात की भी पूरी खबर मिल चुकी थी कि किस तरह उसके बाप ने शादी नामंजूर कर दी थी। इन बातों का उसके सिर पर भारी बोझ था। जब सभी साथी घर गए तो सलीम भी सोने का उपक्रम करने लगा, लेकिन जल्दी उसे नींद नहीं आई। जब गांव का पहरुआ दूसरा पहर दे चुका, तब कहीं उसे नींद आई। नींद आई? ये तो सिर्फ एक झपकी थी, और उस झपकी के बाद वो फिर सोया। भोर में कब्रगाह की ओर एक शोर मचा। कुछ ढोर चराने वाले अपनी भैंसें उसी ओर ले जा रहे थे। उन्होंने देखा कि जुलेखा की कब्र के नज़दीक कोई पड़ा हुआ है। वो चिल्ला उठे। लोगों ने वहां जाकर देखा, कब्र की बगल में बहुत सी मिट्टी खोद दी गई थी, और उसी मिट्टी निकलने से बनी खोह में सलीम का सिर है और बाकी धड़ बाहर पड़ा है। झटपट उसके सिर को खोह से निकाला गया। देखा जरा जरा सांस आ रही थी। बगल में ही उसकी छड़ी टुकड़े टुकड़े होकर बिखरी थी। उसके नाखून लहू लुहान हो गए थे। लोगों की समझ में कोई बात नहीं आई। उसे बेहोशी में उठाकर घर ले गए। बेहोशी दूर ही नहीं होती थी। डिप्टी साहब के पास आदमी दौड़ाया गया। वो डॉक्टर लेकर दौड़े आए। बहुत उपचार के बाद 5 दिनों बाद उसने आंखें खोली। इधर उधर देखा, फिर आंखें मूंद ली। 2 दिनों तक यूं ही आंखें खोलता और मूंदता रहा। चिकित्सा होती रही। आखिर वो बैठने उठने लायक हुआ। थोड़े दिन बाद मालूम हुआ कि वो बिल्कुल अच्छा होने जा रहा है कि अचानक एक दिन आंगन के एक कोने की ओर दौड़ पड़ा। बगल में एक लकड़ी पड़ी थी, उससे ज़मीन खोदने लगा। लोग पकड़ने दौड़े, लकड़ी छीन ली,
तब वो नाखूनों से ही ज़मीन कुरेदता रहा, जब तक कि लोग उसे ज़बरदस्ती उठा नहीं लाए। तब से ये दौरा बराबर हुआ करता है। ये करुण कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। हसीब ने बताया कि इस कहानी की कड़ी जोड़ने में उसे कितनी दिक्कतें उठानी पड़ी थीं। डिप्टी साहब, जुलेखा की माँ, उसके बाप, गांव के लोग, सलीम के यार दोस्त, सबसे पूछताछ की गई, लेकिन उसके सोने और बेहोश होने के बीच की कड़ी का तो खुद सलीम ही जोड़ बता सकता था। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह थी कि ज्यों ही जुलेखा का नाम उसके सामने लिया जाता, वो चौंक उठता, इधर उधर देखने लगता, सर झुकाकर ज़मीन से उठती हुई किसी कल्पित आवाज़ को सुनने की चेष्टा करता, किसी चीज़ की तलाश में दौड़ता और न मिलने पर हाथों से ही मिट्टी खोदने लगता। बड़े धीरज से हसीब साहब ने धीरे धीरे एक एक बात पूछी। ज्यों ही देखता वो चौकन्ना हो रहा है, वो रुक जाता, उसे दूसरी बातों में उलझा देता, फिर धीरे से बात शुरू करता। बात यूं हुई कि सलीम जब उस रात पहली झपकी में था, उसने ख्वाब में देखा कि जुलेखा वही दुल्हन की साड़ी पहने उस पर मुस्कुरा रही है। व्याकुलता में उसकी नींद टूट गई। उसने सोचा, फातिहा नहीं पढ़ा, इसी से उसकी रूह शायद मंडला रही है। दिन में जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। बिछावन पर से उठा, टॉर्च जलाई, कपड़े पहने, छड़ी ली और कब्रगाह की तरफ चल पड़ा। वहाँ टॉर्च से उसने नई कब्र को देखा और फिर फातिहा पढ़ने लगा। 2 बार बैठा उठा, तीसरी बार जब बैठकर सिर झुकाया तो उसे मालूम हुआ जैसे जुलेखा पुकार रही है, सलीम मेरे प्यारे, मैं अभी जिंदा हूँ, मुझे इस कब्र से निकालो। उफ, मेरा दम घुटा जा रहा है, जल्दी करो। हैं, ये क्या? उसने ज़मीन से कान लगाया, आवाज़ और साफ सुनाई पड़ी। तो जुलेखा जिंदा है? ये कैसी गलती हुई? किसी को पुकारने की तो उसे सुध नहीं रही। वो छड़ी से ही कब्र खोदने लगा। छड़ी टुकड़े टुकड़े हो गई तो उंगलियों से ही बकोटने लगा। इसी खोदा खादी में वो बेहोश हो गया। उस रात में उसने किस तरह का ख्वाब देखा और कब्रगाह में पहुंचा, इसके जानने के बाद तो पद पद पर कठिनाई हुई। कब्रगाह में फातिहा पढ़ते समय की बात कहते कहते वो जोर से चिल्ला उठा, जुलेखा पुकार रही है। और एक चीख के साथ जो बेहोश हुआ तो 2 दिनों तक उसे होश नहीं आया और पूरे 1 महीने में जाकर वो चलने फिरने लायक हुआ। निसंदेह सलीम के दिल में जुलेखा के लिए गाढ़ी मोहब्बत थी। मोहब्बत उस गहराई तक जा पहुंची थी जब ये ज़बान की चीज़ नहीं रह जाती। उसकी शादी दूसरे से होगी, वो दूसरे की हो जाएगी, इसकी कल्पना भी उसने नहीं की थी। शहर में रहकर अंग्रेज़ी की ऊंची तालीम हासिल करके भी उसने अखलाक नहीं खोया था। जुलेखा को छोड़कर कभी किसी दूसरी लड़की से शादी की बात तो वो सोच भी नहीं सकता था। और फिर अपनी माँ को वो बहुत प्यार करता था। जुलेखा के प्रति उसकी मोहब्बत में उसकी माँ की जुलेखा के प्रति जो स्नेह भावना थी, इसका भी बहुत बड़ा हिस्सा था। जुलेखा उसकी सिर्फ अपनी ही नहीं थी, बल्कि मातृ प्रेम की एक प्रतीक भी थी। किंतु इन बातों पर दुनियादार डिप्टी साहब का कुछ ध्यान नहीं रहा। अपनी अजहद चतुराई के कारण वो खुद ठगे गए। किंतु सिर्फ डिप्टी साहब की तस्बीह करने से तो कुछ होता जाता नहीं था। हसीब ने यह भी तय किया कि अपनी पूरी कला लगाकर इस मरीज को अच्छा करने की कोशिश करेगा। ये एक ऐसा केस था जिस पर प्रयोग करने में उसे रस भी आ रहा था। हाँ, इस रस में करुणा की मात्रा कहीं ज़्यादा थी। उसने डिप्टी साहब से कहा कि कोई ऐसी लड़की ठीक कीजिए जिसकी सूरत शक्ल जुलेखा से कुछ कुछ मिलती हो। उसने ये भी बताया कि वो लड़की ज़रा होशियार हो और उसके कहे मुताबिक वो कर सके। उसे सलीम की चहेती बनना पड़ेगा और यदि सलीम अच्छा हुआ तो उससे शादी भी करनी पड़ेगी। डिप्टी साहब को उसने इत्मीनान दिलाया कि खुदा के फजल से वो सलीम को भला चंगा करने में ज़रूर सफलता प्राप्त कर लेगा। जुलेखा की खाला की एक लड़की थी, हूबहू जुलेखा जैसी। यद्यपि जुलेखा की माँ अपनी बेटी की मौत का कारण डिप्टी साहब को ही मानती थी। उनसे वो बहुत नाराज़ थी, लेकिन सलीम से जो उसे प्रेम था उसके सबब उसने अपनी बहन को राज़ी किया कि वो उस लड़की को सलीम की सेहत के लिए ज़रूर दे। फिर कहीं सलीम अच्छा हुआ तो इसकी शादी भी हो जाएगी और यूँ जुलेखा की शादी का कलक भी दूर हो जाएगा। बेटी की शादी नहीं हुई, बहन की बेटी की हो गई। वो लड़की काफ़ी होशियार थी, तैयार भी हो गई। उसे लेकर डिप्टी साहब हसीब के पास पहुँचे। हसीब ने उसका रंग रूप देखकर खुशी जाहिर की।
अब उसे विश्वास सा हो गया कि वो सलीम को भला चंगा कर देगा। पहले दिन ही जब वो लड़की को लेकर पागल खाने में सलीम के सेल के सामने पहुंचा, सलीम उसे घूर घूर कर ताकता रहा। उस दिन उसने बार बार जमीन खोदने की चेष्टा भी की और दिनों से कहीं ज्यादा। ये प्रतिक्रिया अच्छे शकुन की सूचक थी। हसीब को आनंद हुआ उसे जरूर कामयाबी हासिल होगी। धीरे धीरे वो लड़की सलीम के पास अक्सर भेजी जाने लगी। एक दिन उसने सलीम को सलाम किया और खैरियत भी पूछी। सलीम चुपचाप सब सुनता रहा। चलते समय पान का एक बीड़ा उसने सलीम की ओर बढ़ाया। उसने हाथ बढ़ाकर ले लिया। हसीब ने देखा कि सलीम की जिंदगी पर इस लड़की का असर हो रहा है। कुछ दिनों के बाद वो सलीम को अपने बंगले पर ही बुला लेता। वो लड़की अब उससे बातें करती, उसे खिलाती पिलाती। उसकी खाला जुलेखा की माँ को भी हसीब ने बुला लिया था। वो भी हसीब के कहे मुताबिक सलीम से व्यवहार रखती। एक दिन सलीम अचानक चौंक पड़ा जब उन्होंने अपनी इस बहन की बेटी को जुलेखा कहकर पुकारा। फिर तो उस पर जैसे भूत सवार हो गया, लगा वे ही पुरानी हरकतें करने। लेकिन ज्यों ही वो लड़की पहुंची और उसका हाथ पकड़ा, वो सुधुआ गाय बन गया। उसने उसे कुर्सी पर बिठलाया, चाय पिलाई और बातें की, और जरा नाराजगी के स्वर में ये भी कहा, ये तुम क्या करते हो? सलीम सहमा सिकुड़ा आजीजी प्रकट करने लगा। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। हसीब ने समझा कि अब तो मैंने बाजी मार ली। धीरे धीरे सलीम की हालत सुधरती गई। जुलेखा की माँ ने एक दिन उससे ये भी बता दिया कि ये मेरी बहन की बेटी है, जुलेखा इसका भी नाम है। इस बात से उसे थोड़ा धक्का लगा, लेकिन इसका असर भी दूर होने लगा। वो लड़की इस तरह उस पर प्रेम भाव प्रकट करती, उससे यूं लगी लगी रहती कि उसकी जिंदगी पर वो पूरी तरह छा गई थी। आखिर वो दिन भी आया जब दोनों एक साथ रहते, गपशप करते, ताश खेलते। कभी कभी सलीम कोई उपन्यास, कहानी या कविता की किताब लेकर उसे सुनाता भी। इस नई जुलेखा पर, उसकी खाला यानी जुलेखा की माँ पर, डिप्टी साहब पर और उससे बढ़कर हसीब पर एक नए आनंद के रंगीन बादल छाने लगे। सब खुश थे। सब उस दिन की प्रतीक्षा में थे जब ये रंगीन बादल रंगीन बरसात लाएंगे, पपीहे की प्यास बुझेगी और दुनिया हरी भरी हो जाएगी। हसीब अब अपने फन की बारीक चातुरी से एक एक कदम आगे बढ़ता गया। उसने सोचा कि अब चीज़ें वहाँ पहुँच चुकी है जहाँ उन्हें फाइनल टच दिया जा सकता है। उसकी राय से एक दिन जुलेखा की माँ ने बातों ही बातों में उस पर यह प्रकट किया कि नई जुलेखा से शादी कर ले, और शादी की बात पक्की हो गई। उस दिन हसीब के बंगले पर खुशी की बाढ़ आई हुई थी। कुछ चुने हुए लोगों को न्योता देकर बुलाया गया, गाना बजाना हुआ, खाने पीने के इंतजामात हो रहे थे। सलीम दूल्हा बना यहाँ वहाँ घूम रहा था। जो लोग आते डिप्टी साहब को उनकी खुशनसीबी और हसीब को उसके फ़न की उस्तादी और कामयाबी पर मुबारकबाद देते। रात हुई, हंसी खुशी में शादी हुई। जुलेखा की माँ को उस समय अपनी बेटी की याद आई, और याद आई सलीम की माँ की। काश बेचारी ये खुशी देख पाती। शादी के बाद कोहबर के लिए दूल्हा दुल्हन खिलवत में गए। डिप्टी साहब अब अपने आप को संभाल न सके, हसीब के पैरों पर लिपट गए। हसीब हाँ हाँ करता रहा, लेकिन वो क्यों मानने लगे। रोते गए और कहते गए, डॉक्टर साहब, आप मेरे लिए इंसान नहीं खुदा हैं। आपने मेरे बेटे को नई जान दी है। मुझ निपूते को एक बार फिर बेटे वाला बना दिया। ये सलीम मेरा बेटा नहीं, आपका है डॉक्टर साहब। बड़ी रात तक आगंतुकों ने बातें जारी रखीं। शादी और डॉक्टरी उनकी चर्चा के यही दो मुख्य विषय रहे। डिप्टी साहब अपनी दुनियादारी पर शर्मिंदा थे और दूसरे लोग इससे सबक ले रहे थे। डॉक्टरी, खासकर मनोवैज्ञानिक चिकित्सा की तो भूरी भूरी प्रशंसा हो रही थी। जो लोग कल तक साइंस के नाम पर भड़कते थे, वे आज उसकी तारीफ करते नहीं अघाते थे। बातों से थक थकाकर लोग सुख की नींद सोने गए। लेकिन भोर होते ही फिर एक चीख सुनाई दी। ये नई जुलेखा की चीख थी। जब उसकी नींद टूटी, उसने देखा कि सलीम उसके नज़दीक नहीं है। दरवाज़ा खुला था। इधर उधर उसने देखा, उसे कहीं नहीं पाया। उसका माथा ठनका। वो चीख पड़ी। सब लोग जागकर इधर उधर तलाश करने लगे। सलीम कहाँ गया? क्या हुआ? सबके चेहरे पर हवाई उड़ रही थी। सबके पैरों में मानो पंख लग गए थे। आखिर ढूंढते ढूंढते लोगों ने हसीब के बंगले की फुलवारी में से जो एक चमेली का पौधा था, उसके नज़दीक उसे पाया। उसे नहीं, उसकी लाश को।
पौधे के निकट उसने एक खो सी खोद रखी थी। उसका सिर उसी खो में था और खो काफ़ी गहरी थी। मालूम होता था कि खोदता हुआ अपना सिर वो उसके अंदर घुसेड़ता गया था। खोदते खोदते उसमें ताकत नहीं रह गई और वो मूर्छित हो गया और अंत में उस संकरी जगह में दम घुटने के कारण मर गया। जिस बादल से अमृत की बूंदें बरसतीं वहाँ वज्र गिरा। बेचारे डिप्टी साहब की हालत का तो क्या कहना, वो तो जिंदा ही मुर्दा बन चुके थे। हसीब के दिल पर भी कम सदमा नहीं लगा, लेकिन सबसे ज़्यादा असर हुआ इस नई जुलेखा पर। बेचारी ने दुनिया में पैर रखे ही थे कि उसे ये धक्का लगा। इस धक्के को वो बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने अपने घर जाने से साफ इनकार कर दिया। अब वो हसीब के घर में ही रहती है और हर भोर को उस चमेली के पौधे के निकट जाकर कुछ फूल चढ़ा आती है। हर भोर को, चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो या वर्षा हो रही हो या ओले पड़ रहे हो। हसीब का सारा साइंस इस भोली भाली लड़की के नज़दीक पराजय मान चुका है, सिर झुका चुका है।